हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड स्टूडेंट्स, आपका ये ईयर बड़ा ही क्रूशियल है और बड़ा ही आपके लिए संघर्षशील भी है, क्योंकि आप हर सिचुएशंस को फेस करते हुए अपनी मंजिल मीन्स बोर्ड एग्जाम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट स्टडी किया, जो कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है, जिसमें 2 चैप्टर था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। सेकेंड चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। वो आपका 9 मार्क्स में था। यूनिट सेकंड हम लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी था, जिसको हम लोगों ने अभी रिसेंट में ही फिनिश किया है। अब हम यूनिट थर्ड पर आ रहे हैं। यूनिट थर्ड में आपके 2 चैप्टर्स इंक्लूड हैं, जिनको हम बोलते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये चैप्टर 4 और चैप्टर 5 ये आपके इस यूनिट में इंक्लूड है, थर्ड यूनिट में। तो अब हम थर्ड यूनिट का डिस्कशन करेंगे और उसको अच्छे से उसकी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोगों का आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट आएगा। उसके बाद हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएगा इस बुक में। फिर फर्स्ट पार्ट हम लोगों का फिनिश हो जाएगा। आइए, आप लोग बहुत ही अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, बहुत ही सिंसियर होकर के स्टडी कर रहे हैं, बहुत ही डिसिप्लिन्ड आपका क्लास है। आइए हम आगे यूनिट थर्ड का डिस्कशन करते हैं। इसके टोपोलॉजी की बात करते हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, कैसी आपको स्टडी करनी है कि ये चैप्टर आपका कमांड बन जाए। ओके, आइए हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट थर्ड कौन सी यूनिट बच्चों? थर्ड यूनिट। कौन सी यूनिट स्टूडेंट्स? थर्ड यूनिट। अभी तक हम लोगों ने कौन सी यूनिट स्टडी किया? यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड। अब हम यूनिट थर्ड की बात कर रहे हैं। देखिए, चैप्टर का यूनिट का नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म इन मैटर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म इन मैटर। इस यूनिट का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म इन मैटर। ये हमारी यूनिट है। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर। इसमें देखिए, टॉपिक 1 में टोपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग टोपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन देख लें कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, किस टॉपिक से आएंगे, हम लोग इसका डिस्कशन करें। इस यूनिट थर्ड में आपके 2 चैप्टर इंक्लूडेड है। यूनिट थर्ड में आपके 2 चैप्टर इंक्लूडेड हैं, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। चैप्टर 4 है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म ये 4 मार्क्स में है, ये 4 मार्क्स में है। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें 1 मार्क्स ये आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स का 1 क्वेश्चन आएगा। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म ये आपका चैप्टर 4 है और मैग्नेटिज्म एंड मैटर ये आपका चैप्टर 5 है। तो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 इसमें इंक्लूड होंगे। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 इसमें इंक्लूड होंगे। आइए हम देखें टोपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन क्या है। चैप्टर 4 से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, चैप्टर 4 से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपका एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके 3 इंक्लूड होते हैं। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक फिलअप, एक वेरी शॉर्ट आंसर। ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पूछा जाएगा, वेरी शॉर्ट आंसर नहीं पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर नहीं पूछा जाएगा। लॉन्ग आंसर में 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग आंसर में 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग आंसर सेकंड जो कि 5 मार्क्स में होता है, यहाँ से इस चैप्टर से नहीं है, कंबाइंड है, भी आगे हम बताएंगे। और हम अब टोटल देखिए, 3 मार्क्स का ये हो गया, 1 मार्क्स का ये हो गया, तो टोटल ये 4 मार्क्स आ गए। इसमें से कितने आ गए? 4 मार्क्स आ गए। अब हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करें तो यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स में 1 क्वेश्चन हो गया, यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स का 1 क्वेश्चन हो गया। तो फिल इन द ब्लैंक्स का 1 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, एमसीक्यू का 1 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। अब इसमें से 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन ये बना।
टोटल एक बात और ध्यान से आपको देखनी है, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। चैप्टर 4 और 5 तो देखिए ये है आपके। चैप्टर 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन न्यू ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग यहाँ इन तीनों चैप्टर से कंबाइंड इन्होंने 5 मार्क्स में 1 क्वेश्चन दिया है। 5 मार्क्स में 1 क्वेश्चन दिया है। ये लॉन्ग आंसर सेकंड कहलाता है, लॉन्ग आंसर सेकंड। तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, बट उसमें EMI भी इंक्लूड होगा जैसा न्यू ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। तो 5 मार्क्स में 1 क्वेश्चन ये हो गया, 3 मार्क्स में 1 क्वेश्चन ये हो गया, आपका 1 MCQ ये हो गया, 1 आपका फिल इन द ब्लैंक्स ये हो गया। तो इस तरीके से आपके 5, 4, 9, 5, 4, 9 आपका और 110 ये आपका ये मार्क्स का अलॉटमेंट इस चैप्टर के लिए आपका हो जाएगा। ये मार्क्स का अलॉटमेंट आपके इस चैप्टर के लिए होगा। आपको इसको इसी सीक्वेंस में आपको प्रिपेयर करना है, इसको इसी सीक्वेंस में आपको प्रिपेयर करना है। ओके, आइए अब हम डिस्कस करते हैं आगे। इसके आगे डिस्कस करते हैं इसके आगे कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा। अब हम ये रहा टोपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन कि कितने क्वेश्चन आने हैं, किस टॉपिक से आने हैं। अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखिए आप, ये कोई एक वायर है, ये कोई एक वायर है और इसमें से करंट I फ्लो कर रही है। ये कोई एक वायर है, इसमें से करंट I फ्लो कर रही है। अब हमने 3 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं। एक M पॉइंट सेलेक्ट किया है जो कि वायर के इनसाइड में है, एक N पॉइंट सेलेक्ट किया है जो वायर के सरफेस पर है, एक O पॉइंट सेलेक्ट किया है जो वायर के बाहर है। मीन्स एक इंटरनल पॉइंट सेलेक्ट किया है, एक सरफेस पर सेलेक्ट किया है, एक एक्सटर्नल पॉइंट सेलेक्ट किया है। तो देखिए जो पॉइंट M है जो कि इंटरनल पॉइंट है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। मीन्स इस वायर के अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी। देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी इज जीरो, इसके अंदर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। कहने का ये मकसद क्या हुआ कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर होता है तो उसके अंदर हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड तो होता है, अंदर हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो होता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब भी किसी करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो कर रही होती है तो उसके अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। अब देखिए ये N पॉइंट हमने सरफेस पे ले लिया। सरफेस पे देखिए E नॉट इक्वल टू जीरो, B इक्वल टू जीरो, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी जीरो नहीं लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो जब भी करंट फ्लो कर रहा हो किसी वायर में तो उस वायर के सरफेस पर और उस वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो होता है। देखिए तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड ये आपका जीरो है और सरफेस पर भी ये जीरो है। देखिए सरफेस पर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपके दोनों जगह है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी है और बाहर भी है। अब पॉइंट O हमने आउटसाइड ले लिया है। आउटसाइड में देखिए B नॉट इक्वल टू जीरो, E इक्वल टू जीरो, पॉइंट O हमने बाहर ले लिया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इस वायर का प्रेजेंट होगा। क्या मैग्नेटिक फील्ड इस वायर का प्रेजेंट होगा। और दूसरी बात नेट चार्ज इस वायर का क्या होगा, जीरो होगा। नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। तो जब भी किसी वायर से करंट फ्लो करती है तो उस वायर पर कोई चार्ज नहीं आता है, उसका नेट चार्ज जीरो ही बना रहता है। लेकिन उस करंट की वजह से उस वायर के चारों ओर एक्सटर्नल पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाता है। जब भी कोई करंट कैरिंग वायर होता है तो उस वायर पर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन उस वायर में जो करंट होती है उस करंट की वजह से वायर के बाहर हर एक पॉइंट पर उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। अभी हम आगे आज डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मैग्नेटिज्म की स्टडी करें, लेकिन किसकी वजह से, किसी मूविंग चार्ज की वजह से या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मैग्नेटिज्म की स्टडी तो करें, लेकिन किसकी वजह से, एक मूविंग चार्ज की वजह से या हम एक इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं।
इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स चार्ज इन मोशन, मैग्नेटिज्म मीन्स मैग्नेटिज्म। तो वो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो चार्ज इन मोशन या करंट की वजह से प्रोड्यूस होती है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study the magnetism due to number 1 electric current or due to moving charge. Electric current is equivalent to the charge in motion is called electromagnetism. Means physics की वो ब्रांच जिसमें हम मैग्नेटिज्म की स्टडी करें, लेकिन जो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ हो, या तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ हो या तो एक मूविंग चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हुआ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम अलग कर लें, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिज्म, तो मीन्स किसी मूविंग चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड होता है, अगर उसकी हम स्टडी करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है। अब अगला है ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या? ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ये आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ये ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, चलो हम इसका डिस्कस कर लें। देखिए स्टूडेंट्स, पहले ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी अलग है, मैग्नेटिज्म अलग है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। पहले ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी अलग है, मैग्नेटिज्म अलग है, और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई रिलेशन नहीं है। हम लोग मैग्नेटिज्म अलग स्टडी करते थे, इलेक्ट्रिसिटी अलग स्टडी करते थे। मैग्नेटिज्म में हम लोग मैग्नेट स्टडी करते थे, उनके नॉर्थ पोल साउथ पोल स्टडी करते थे, उनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी स्टडी करते थे, उनकी अट्रैक्शन प्रॉपर्टी स्टडी करते थे। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग का चार्ज स्टडी करते थे, करंट स्टडी करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करते थे, लेकिन ये माना जाता था कि ये दोनों इंडिपेंडेंट ब्रांच हैं। तो साइंटिस्ट ये कोशिश कर रहे थे कि क्या इन दोनों को रिलेट नहीं किया जा सकता, क्या ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं, क्या इनमें आपस में कोई रिलेशन है, या ये वाकई में इंडिपेंडेंट है। इस पर कई साइंटिस्ट बहुत दिनों तक वर्क करते रहे, लेकिन उन्हें कोई रिलेशन नहीं मिला। इन्हीं साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड। हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड वो भी बहुत दिनों तक एक्सपेरिमेंट करते रहे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को फाइंड आउट करने के लिए कि इनके बीच में कोई रिलेशन पता लग जाए, लेकिन काफ़ी दिनों तक वो भी परेशान रहे, उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। अंत में जब समर वैकेशन आया तो समर वैकेशन में वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अचानक उनको वो भूल गए। उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा कि आप जो है वो जा करके उस एपैरेटस को सेट कर दो। उस स्टूडेंट ने क्या किया, जैसे उन्होंने कंपास नीडल रखा था उसका अपोजिट रख दिया, तो देखा तुरंत डिफ्लेक्शन आ गया कंपास नीडल में। वहीं से जो है ये बात प्रूफ हो गई कि नहीं, जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं किसी वायर में तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास कोई मैग्नेट रखा होगा तो उस पर एक फोर्स, एक टार्क अप्लाई करेगी, उस फोर्स या टार्क से वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो कंपास नीडल एक स्मॉल मैग्नेट थी, उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगा, टार्क लगा, जिससे वो डिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ से इसी को हम लोग बोले ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, और ये 1820 में इन्होंने ये बात डिस्कवर की थी। तो ओस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है? ओस्टेड एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि अगर ये कोई एक करंट कैरिंग वायर हो और उसमें हम करंट फ्लो कर दें, उसके आसपास हम कंपास नीडल रख दें, तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है। और वो डिफ्लेक्शन किन किन बातों पर डिपेंड करता है अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओस्टेड ने क्या बताया था कि अगर ये आपका कोई एक करंट कैरिंग वायर हो, ये कोई अगर आप एक करंट कैरिंग वायर हो, ये मेरे हाथ में देखिए कंपास नीडल है, ये कंपास नीडल है, तो अगर किसी कंपास नीडल को हम करंट कैरिंग वायर के पास रख दें तो इस नीडल में डिफ्लेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिफ्लेक्शन हो जाता है। और ये कंपास नीडल एक स्मॉल, और जब हम इस वायर में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, मान लीजिए करंट पहले अपवर्ड जा रही है, तब डिफ्लेक्शन यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन में है। अगर हम करंट को डाउनवर्ड कर दें तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है।
और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब इसमें करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर दिया जाए तो इसमें डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो जाता है, जब इसमें करंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर दिया जाए तो डिफ्लेक्शन भी डिक्रीज हो जाता है। अगला इनका ऑब्जर्वेशन क्या था कि अगर कंपास नीडल को हम दूर ले जाएं वायर से तो डिफ्लेक्शन कम होता है, कंपास नीडल को पास ले आए वायर के तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। यही कहलाता है ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो क्या राइट करेंगे, 1820 में हाइंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने यह ऑब्जर्व किया कि जब किसी करंट कैरिंग वायर के पास एक कंपास नीडल को रख दिया जाता है तो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन हो जाता है। जब हम करंट कैरिंग वायर में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। और डिफ्लेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि करंट का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर वायर में हम करंट इंक्रीज कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाता है, जब हम कंपास नीडल को वायर से दूर ले जाते हैं डिफ्लेक्शन डिक्रीज हो जाता है, वायर के पास ले आते हैं तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट कहलाया ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन ये निकला कि अगर इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है तो चार्ज मोशन में होंगे, इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है तो चार्ज मोशन में होंगे, चार्ज मोशन में है, उन्होंने अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया और वो उस मैग्नेटिक फील्ड ने इस कंपास नीडल पर, ये एक छोटा सा स्मॉल मैग्नेट है, ये कंपास नीडल एक स्मॉल मैग्नेट है, इस पर एक टार्क लगाया, उस टार्क की वजह से ये नीडल रोटेट कर गई। तो कंक्लूजन ये आया कि करंट कैरिंग वायर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स द फिनोमेना ऑफ producing the magnetic field, the phenomena of producing the magnetic field around a current carrying wire or around a moving charge is called magnetic effect of electric current. The phenomena of producing the magnetic field around a moving charge or around a current carrying wire is called magnetic effect of electric current. Means किसी current carrying wire के चारों ओर magnetic field का प्रोड्यूस हो जाना जो है magnetic effect of electric current कहलाता है। इसको 1820 में ओस्टेड ने डिस्कवर किया था। यहाँ से अब ये बात पता लग गई कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों आपस में इंटीमेटली रिलेटेड हैं और दोनों एक ही जैसे, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। बोथ आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम कॉइन। चार्ज की ही प्रॉपर्टी दोनों है, बस चार्ज जो है जब रेस्ट में है तो वो अलग बात हो रही है, चार्ज मोशन में आ गया तो अलग बात हो गई। इससे ये बात प्रूफ हो गई कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म आपस में एक दूसरे से इंटीमेटली रिलेटेड है और जितनी भी मैग्नेटिज्म की फिनोमेना है वो चार्ज इन मोशन की वजह से है, वो चार्ज इन मोशन की वजह से है। और ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर कौन है। अगर जो ऑब्जर्वर चार्ज को ऑब्जर्व कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में चार्ज अगर रेस्ट में दिख रहा है तो केवल इलेक्ट्रिसिटी की फिनोमेना उसे दिखेगी। अगर उसके रेस्पेक्ट में चार्ज मोशन में है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म दोनों की फिनोमेना दिखेगी। तो ये बात डिपेंड करता है हमारे चश्मे के नंबर पर कि हमारा चश्मा कैसा है, मीन्स हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मान लीजिए हम एक मूविंग ट्रेन में हैं, हम एक मूविंग ट्रेन में हैं और हम एक चार्ज एट रेस्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो वो चार्ज हमें मोशन में दिखेगा तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों दिखेगी। मान लीजिए हम रेस्ट में हैं, चार्ज भी रेस्ट में है, अब हम देखेंगे तो उसके चारों ओर हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा। तो मीन्स है चार्ज की दोनों प्रॉपर्टी वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर कैसा है, क्या ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में चार्ज रेस्ट में है या ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में चार्ज मोशन में है। अगर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में चार्ज रेस्ट में है तो केवल उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स दिखेगा। अगर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में चार्ज मोशन में है तो उसे मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा। ठीक ना, क्या मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा। अब बात ये होती कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, बार बार मैं मैग्नेटिक फील्ड का नाम ले रहा हूं।
बेटा जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि कोई एक चार्ज रख देते हो तो उसके चारों ओर उसका एक इनविजिबल एरिया हो जाता है, इनविजिबल रीजन हो जाता है, जिसमें कोई दूसरा चार्ज आप ले आओ तो वो पहले वाले के अट्रैक्शन या रिपल्सन को फील करता है। इसी मॉडिफाइड स्पेस को हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सिमिलरली अगर कोई मैग्नेट रख दिया जाए तो उसके मैग्नेट के चारों ओर एक ऐसा एरिया हो जाता है जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट आप ले आओगे तो वो अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करेगा। उस दायरे को या उस एरिया को हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। या आप ऐसे कह दी कोई एक मूविंग चार्ज हो तो उसके चारों ओर एक ऐसा एरिया होता है जिसमें कोई दूसरा अगर मूविंग चार्ज ला जाए तो वो अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करता है, तो उसे हम उस दायरे को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो किसी भी मैग्नेट के चारों ओर वो स्पेस जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट लाए जाने पर वो अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करे उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। या किसी मूविंग चार्ज के चारों ओर का वो मैग्नेटिक फील्ड जहां पर उसके इफेक्ट को फील किया जा सके वो उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, बी फॉर बाल वाले कैपिटल बी से, और मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। इसे हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। तो बी के लिए चाहे जो नाम आ जाए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। बी जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी कहलाता है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहलाता है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जो हर पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये तो हमें पता है कि चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से प्रोड्यूस होती है? तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स बच्चों 3 होता है। एक तो कोई मैग्नेट है तो वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एक कोई मूविंग चार्ज है तो वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एक कोई करंट फ्लो कर रही है तो वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और अगर कहीं चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे, कहीं अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के 4 सोर्सेज हो गए। एक मैग्नेट हो गया जिसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, एक मूविंग चार्ज हो गया, एक करंट हो गया तो करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मूविंग चार्ज के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मैग्नेट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में चर्चा करेंगे, उसका डिस्कशन यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ हम केवल उन मैग्नेटिक फील्ड का डिस्कशन करेंगे जो टाइम के साथ चेंज नहीं होंगी, जिन्हें स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड हम बोलेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये किसी मैग्नेट के चारों ओर या करंट के चारों ओर वो स्पेस है, वो एरिया है जिसमें उसके इफेक्ट को फील किया जा सके। ओके, तो आइए हम देखते हैं कि क्या है ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, the relation between electricity and magnetism was discovered in 1820। 1820 में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन डिस्कवर किया गया बाई ओस्टेड। किसने किया? हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने किया। ओस्टेड शोड दैट, ओस्टेड ने क्या प्रदर्शित किया, क्या शो किया? शोड दैट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग वायर डिफ्लेक्ट्स द मैग्नेटिक नीडल placed below the wire, बिलो द वायर। मतलब क्या हुआ कि 1820 में हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने ये देखा कि अगर किसी करंट करेंट कंडक्टिंग वायर के नीचे अगर मैग्नेटिक नीडल रख दी जाए तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या डिफ्लेक्ट हो जाती है? मान लीजिए ये वायर है और आपने इसके वो नीचे ये देखिए, ये आपने मैग्नेटिक नीडल रख दिया, ये आपने इसके नीचे मैग्नेटिक नीडल रख दिया, इसमें जब आप करंट फ्लो करेंगे तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, इसमें डिफ्लेक्शन हो जाता है, मीन्स ये रोटेट कर जाती है। डिफ्लेक्ट मतलब रोटेट कर जाती है। और क्या कंक्लूजन इन्होंने निकाला था? स्पेशल कंक्लूजन इनके क्या थे? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर इज रिवर्स्ड देन द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल आल्सो रिवर्स्ड। मींस वायर में करंट की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है और मैग्नेटिक नीडल सपोज कर लो ईस्ट में डिफ्लेक्ट हो रही, अगर आपने करंट डाउनवर्ड कर दिया तो वो वेस्ट में डिफ्लेक्ट होने लगेगी। मींस जब आप
वायर में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो मैग्नेटिक नीडल के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अगला ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑन इंक्रीजिंग the current in the conductor or bringing the needle closer to the conductor, the deflection of needle increases। मतलब अगर जब हम वायर में करंट को इंक्रीज कर दें तब भी डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाता है, मैग्नेटिक नीडल को वायर के पास ले आए तब भी डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाता है। द ऑब्जर्वेशन कंक्लूड दैट अ मैग्नेटिक फील्ड इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज इन मोशन। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि हर एक इलेक्ट्रिक करंट से एक